हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो एज पर आईबीपीएस कैलेंडर आपके आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2024 एग्जाम्स के लिए अब सिर्फ 4 मंथ्स बचे हैं। अगस्त फर्स्ट वीक से ही आपका एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। इसी टाइम में आपको पूरी फोकस के साथ अपनी मेहनत को बढ़ानी है अब, क्योंकि यही 4 मंथ्स अब आपका डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, कि आपको फिर से 1 ईयर रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको फिर से 1 साल और रिपीट नहीं करना है, तो बस सीधे सीधे अपने आप को पूरी मेहनत में झोंक दीजिए। बिल्कुल वीकेंड, बाहर जाना, ये सब ये 4 महीने के लिए थोड़ा सा पॉज कर लीजिए। जितना आप एफर्ट डाल सकते हैं अपनी तरफ से वो डालिए। तो डेफिनेटली आपको 4 मंथ्स में क्लियर ज़रूर होगा। ये वीडियो जो है वो रिपीटर्स के लिए है। मैंने ऑलरेडी बिगिनर्स के लिए एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप बिगिनर हो तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखना। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को मंथ वाइज स्ट्रैटेजी बताऊंगी। रिपीटर्स की स्ट्रैटेजी है ये। एंड इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आपको मेंस के ऊपर ज़्यादा से फोकस करनी है, प्रीलिम्स एंड मेंस को साथ में कैसे बैलेंस करना है वो मैं बताऊंगी। एंड मैंने इसमें सेक्शन वाइज डिटेल्ड स्ट्रैटेजी भी बताई हुई है। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो बस इतना कमेंट कर देना कि वीडियो हेल्पफुल लगी है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे और वीडियोस अपलोड करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं ऑलरेडी आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क दोनों में सिलेक्टेड हूँ 2022 बैच। मेरे स्कोर कार्ड्स अगर आप देखना चाहें तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप ज़रूर जाकर देख सकते हो। मेरी सक्सेस स्टोरी भी मैंने वहाँ पर अपलोड की है, वो भी आप वहाँ जाकर देख सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्स है जिसमें मैंने प्रीलिम्स मेंस क्लियर किया है एंड मैं सिलेक्टेड हूँ। तो आप अगर देखना चाहें तो ज़रूर जाकर देख सकते हैं। बाकी आज जो भी मैं सोर्सेस एंड जो भी मैं आपको बताऊंगी सबका लिंक एंड नेम नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अगर रिपीटर्स की, तो रिपीटर्स जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, जिन्होंने लास्ट ईयर प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया बट उन्होंने मेंस क्लियर नहीं कर पाए। दूसरा, उन्होंने प्रीलिम्स तो क्लियर कर लिया बट उनके कट ऑफ से काफ़ी पास में मार्क्स आए हैं। मान लीजिए अगर कट ऑफ 85 गई है तो उनके 86 मार्क्स आए, 87 मार्क्स आए हैं, मतलब +2-3 ऐसे ही मार्क्स आए हैं, एकदम बॉर्डर से उन्होंने क्लियर किया है। एंड तीसरे रिपीटर होते हैं जिन्होंने प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाए एंड इस साल उनका पहला प्रीलिम्स होगा जो वो क्लियर करने के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो आज जो रिपीटर्स जिनको मैं कवर कर रही हूँ वो मेनली है जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया बट मेंस क्लियर नहीं कर पाए, एंड जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया बट वो बहुत पास के कट ऑफ से उन्होंने क्लियर किया था वो। अगर आप ये रिपीटर में से जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए थे लास्ट ईयर तो कोई बात नहीं। आपके लिए जो मैंने बिगिनर्स की जो स्ट्रैटेजी अपलोड की है मैं रिकमेंड करूंगी कि आप वो वाली वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है इसका ये मतलब है कि आपको अपने बेसिक्स पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड उसमें मैंने बेसिक्स कैसे कवर करना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कैसे करना है, सब मैंने उसमें स्ट्रैटेजी बताई है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप वो वाली वीडियो देखिए, ये वीडियो मत देखिए। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी फास्ट पेस में है, ऑलरेडी उनका प्रीलिम्स में हाथ बैठा हुआ है, मेंस की तरफ उनका ज़्यादा फोकस है। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेन एंड पेपर लीजिए, बैठ जाइए एंड एनालाइज करिए लास्ट ईयर आप जब मेंस देकर आए थे तो कौन से सेक्शन में आपको दिक्कत हुई थी, कौन से क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हुई थी, क्या आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हुई थी या कोई कॉन्सेप्ट था जिसको आपने स्किप कर दिया था। तो मैंने भी यही किया था। मेरा जो पहला मेंस था जो मैंने दिया था वो आईबीपीएस क्लर्क का मेंस था। मैंने तभी कुछ महीनों पहले ही उसके प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी। तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में मुझसे क्या हुआ था कि मैंने क्वांट्स की प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं की थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब मैं मेंस के पेपर में बैठी तो वहाँ पर केसलेट डीआई आई थी, वेन डीआई आई थी, अरिथमेटिक बेस्ड जो डीआई आई थी, मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर एक डीआई आई थी, मुझे अभी भी याद है। उसकी प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा नहीं की थी एंड मैंने वेन डीआई की प्रैक्टिस करी ही नहीं थी। 1-2 ही क्वेश्चन मैंने बनाए थे, उसको मैंने छोड़ दिया था एंड उसी के क्वेश्चंस आ गए। एडवांस क्वाड्रेटिक भी मैं छोड़ कर गई थी, उसके क्वेश्चंस आ गए थे। तो क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी इन क्वेश्चंस को देखकर। इससे क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस मुझे आते थे वो भी मैं नहीं बना पाई, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया। मैं सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर स्किप कर रही थी क्वेश्चंस को एंड मुझे अभी भी याद है मैंने सिर्फ 14 क्वेश्चंस बनाए थे जिसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत था एंड बाकी के स्टूडेंट्स 20+ क्वेश्चंस बना के आए थे।
तो सोचिए कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। एंड वो चीज़ मुझे इतनी भारी पड़ गई कि मेरा सिर्फ और सिर्फ 0.87 मार्क्स से मेरा कट ऑफ जो है वो मिस हो गया था, वरना मैं उसी ईयर में सिलेक्ट हो गई रहती। तो कोई बात नहीं, तो मैंने क्या किया, मैं बैठी एनालाइज की, फिर मैंने लिखा कि मुझे क्वांट सेक्शन में बहुत दिक्कत हुई, मैंने केसलेट छोड़ दिया था, मैंने एरिथमेटिक डीआई की प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने एडवांस क्वाड्रेटिक छोड़ा था। फिर बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मेरा परफॉर्मेंस मेरे अकॉर्डिंग ओके था, बट ऑब्वियसली जिस सब्जेक्ट में आपका परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छा है, उसको छोड़ना नहीं है, वरना उसमें भी फिर आपको बाद में दिक्कत होने लगेगी। इंग्लिश में मैंने क्या गलती की थी कि मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, एंड मैंने क्या किया था, आखिरी आखिरी में एडिटोरियल्स पढ़ना स्किप कर दिया था, ये सोच के कि मेरी प्रीलिम्स में इंग्लिश में अच्छा स्कोर आया है एंड मैं इंग्लिश में मैनेज कर लूंगी एक अच्छा स्कोर करना। तो मैंने क्या किया था, एडिटोरियल छोड़ दिया था एंड इंग्लिश के लिए मैं अलग से कुछ नहीं कर रही थी। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। इससे क्या हुआ, मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीलिम्स से बहुत अलग आती है मेंस की इंग्लिश। उसमें आरसी जो होता है वो बड़ी बड़ी आरसी आती है, थोड़ी हाई लेवल की आरसी आती है, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था एंड मुझे याद है कि जो मेंस वाली आरसी थी उसमें मैं बहुत फंस गई थी एंड टाइम मैनेज नहीं हुआ था एंड आखिरी में कुछ क्वेश्चन थे जिनकी तरफ मैं जा भी नहीं पाई थी, तो वो मैंने लिखा। एंड उसके बाद करंट अफेयर्स में मैंने क्या किया था कि जनरली 5 to 6 मंथ्स पढ़ना चाहिए, बट मैं 4 मंथ्स का ही कवर कर कर गई थी एंड मैंने एक ही सोर्स फॉलो किया था, तो वो भी मेरी गलती थी, मैंने ढंग से रिवीजन नहीं किया था। तो ये सब मैंने एक जगह लिखा। सिमिलरली आपको भी वैसे ही एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है कि आपके वीकर सेक्शंस क्या है वो लिखना है, आपके कोई स्किप्ड टॉपिक्स है क्या जिसको आपने छोड़ दी, वो आप एक जगह लिख लो। उसके बाद आपके स्ट्रेंथ्स जो है वो भी आप एक जगह लिख लेना। अब इसके बाद क्या करना है, एनालाइज करने के बाद आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है अपना रिवीजन। जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी है उनका आपको रिवीजन करना है। ये स्ट्रैटेजी मैं भी जब एक रिपीटर हो चुकी थी तब मैं भी आपकी तरह स्ट्रैटेजी देखती थी। ये स्ट्रैटेजी मैंने आशीष अरोरा सर से ही सीखी थी। आप जानते होंगे क्वांट्स के बहुत अच्छे फैकल्टी है, तो उन्हीं की वीडियो में मैंने देखा था कि सबसे पहले अपनी रिवीजन स्टार्ट करिए। आपके माइंड में आएगा कि ये सब तो मैं पढ़ चुकी हूँ, फिर से वापस से क्यों पढ़ना है, जो नहीं आता है उसकी तरफ मूव करती हूँ। तो ऐसा मत करिए। शुरू के 10-15 दिन दीजिए अपने रिवीजन के लिए। रिवाइज करिए जो भी आपने पढ़ रखा है, उस सबको आपको पढ़ना है। आपने जो नोट्स बनाए होंगे उसको रिवाइज करिए। आपने इंग्लिश के ग्रामर रूल्स अगर बनाए तो उसको रिवाइज करो। आपने कुछ ट्रिक्स वगैरह लिखे होंगे क्वांट्स रीजनिंग के तो वो रिवाइज करो। ये सब रिवीजन करना है आपको 10-15 दिन में। जैसे मेरे केस में मैंने एरिथमेटिक का रिवीजन स्टार्ट किया था। जो भी मैंने पढ़ा था एरिथमेटिक का एक एक टॉपिक मैंने रिवाइज करना स्टार्ट किया था। जो मैंने नोट्स बनाए थे उनके क्वेश्चंस मैंने वापस से लगाने स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करने के बाद जहां पता चला होगा कि आपने कौन से टॉपिक्स को स्किप किया है, तो आपको शुरुआत करनी है स्किप्ड टॉपिक्स की क्लासेस देखकर। जो भी टॉपिक्स आपने छोड़े हैं उसकी क्लासेस देख के उसको फटाफट कंप्लीट करिए। ये अप्रैल का मंथ ही है आपके पास जहां पर आप अपना टाइम दे सकते हो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर, वीकर टॉपिक्स को स्ट्रेंथ बनाने के ऊपर, क्योंकि उसके बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा। जून जुलाई जो 2 मंथ्स है, मई जून एंड जुलाई, ये 3 मंथ्स में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड खास करके जुलाई में तो सिर्फ आपको मॉक टेस्ट पे ही सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप क्या करिए, शुरू के अप्रैल के 15 दिन में ही कोशिश करिए जितने भी टॉपिक्स आपने स्किप किए हैं वो सारे उसके वीडियो लेक्चर्स देखो, उसके क्वेश्चंस बनाओ, प्रैक्टिस करो। आप बुक से भी कर सकते हो, क्विजेस से भी कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। तो स्किप टॉपिक्स को कवर करने के बाद आपको क्या करना है, अपने वीकर टॉपिक्स के ऊपर मूव करना है। अब जो टॉपिक्स जिसमें आपको टाइम लग रहा है अभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कोई सेक्शन होगा जिसमें आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी तरफ आपको वर्क करना है। वही वीडियो लेक्चर्स आप देखिए, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। इसके बाद ये सब जब हो जाए, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके स्किप्ड टॉपिक्स के वीडियोस खत्म हो गए, आपने वीकर टॉपिक्स को कवर कर लिया, उसके बाद आप क्या करिए, एक मेंस का मॉक दे दीजिए। क्योंकि अभी आप एक रिपीटर है तो ऑब्वियसली आपका जो मेन फोकस होगा वो होगा आपका मेंस के ऊपर। तो मेंस का एक मॉक दे दो। मेंस का मॉक देने के बाद जो है आपको फिर पता चलेगा कि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद क्या अभी भी कोई वीकनेस है जो मैंने कवर नहीं की है, क्या अभी भी मुझे दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, अब मुझे उसके ऊपर वर्क करना है, क्योंकि अब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के फेज में चला जाऊंगा। तो वो प्रैक्टिस आप बढ़ा दोगे जो भी आपकी वीकनेस होगी उसके ऊपर। तो आप मेंस का मॉक दो, उसको अच्छे से एनालाइज करो एंड वीकर एरिया
आइडियाज के ऊपर वर्क करो, क्योंकि जो करना है आप अप्रैल में करोगे, मई जून जुलाई से सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देनी है। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है आपका वो है प्रैक्टिस। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की, तो कैसे प्रैक्टिस करना है अब मैं बताती हूँ आपको। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पढ़ना है आपको, ऑब्वियसली कोई भी एक पेपर को प्रीलिम्स मेंस में से आप स्किप करना अभी इस टाइम पे अफोर्ड नहीं कर सकते, दोनों को साथ में लेना है। तो प्रीलिम्स में आपको डेली जो है एटलीस्ट 2 आवर्स देने ही है, 2 से 3 आवर्स आप प्रीलिम्स के लिए दीजिए। बाकी का पूरा दिन, अगर आप मान लीजिए दिन का 10 घंटा भी पढ़ते हो, तो अगर आप 2 घंटा 2 से 3 घंटा अगर आप प्रीलिम्स के लिए देते हो, तो बाकी आपके पास 7 से 8 घंटे बचेंगे मेंस के लिए, जो कि सफिशिएंट है। डेली अगर आप 7-8 घंटे मेंस के लिए देते हो तो डेफिनेटली आप पेपर इजीली क्रैक कर सकते हो। प्रीलिम्स के लिए आपको क्या करना है, क्वांट्स में डेली स्पीड मैथ्स के 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गई, इसके आप 15-15 क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं, अगर आप अभी स्पीड में क्वेश्चंस बना सकते हो, तो मैं बोलूंगी कि ये जो 15-15 क्वेश्चंस है आप क्विजेस के फॉर्म में ही दे दो। क्विजेस लगा लो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है, तो आप क्विजेस दे सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना है, एरिथमेटिक के क्वेश्चंस लगाने हैं, 20-20 क्वेश्चंस आपको डेली लगाने हैं। एक बात यहाँ ध्यान रहे, मैंने जब आपको बोला था कि अप्रैल में एक एक टॉपिक आप कवर कर लो, तो अगर आप एरिथमेटिक भी कवर कर रहे हो तो अप्रैल में आप टॉपिक वाइज कवर कर लेना। एरिथमेटिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको अगर आप टॉपिक वाइज पहले 2-2 दिन भी देकर आप एक एक टॉपिक को क्वेश्चंस को सेपरेटली सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हो, तो वो बहुत आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा, आपका अपने आप एरिथमेटिक सेक्शन में इंप्रूवमेंट दिखेगा। वो होने के बाद जब आप मई के मंथ में मूव करोगे, हाँ एक चीज और मैं बताना भूल गई कि ये जो प्रैक्टिस करना है ये आपको मई के मंथ से स्टार्ट करना है। इसके पहले मैंने अप्रैल मंथ का आपको बताया था। तो मैं बोल रही थी कि एरिथमेटिक के मिक्स क्वेश्चन अब आपको लगाने हैं। डीआई प्री लेवल की 4 सेट्स आपको लगाने हैं। अब इंग्लिश के लिए मैं बोलूंगी कि जो मैंने गलती की थी वो आप मत करना। डेली एटलीस्ट 2 एडिटोरियल्स आपको पढ़ने हैं। बहुत अगर ज़्यादा दिक्कत है आपको इंग्लिश में तो आप वीडियो देख के भी एडिटोरियल कवर कर सकते हो, पर मैं ये रिकमेंड नहीं करती आप, क्योंकि सिर्फ 4 मंथ्स है, आपको इतने सारे सेक्शन है जिसको टाइम देना है, इसलिए खुद से पढ़िए, कोशिश करिए खुद से पढ़ने का। एंड डेली आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज इंग्लिश की भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। डेली 2-2 सेट लगा लीजिए, जैसे आरसी के 2 सेट आपने लगा लिए, 2 आरसी आपने सॉल्व कर ली, इसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 2-2 सेट लगा लिए। एंड मान लीजिए आपका कोई टॉपिक वीक है, जैसे मान लो आपका क्लोज टेस्ट वीक है, तो उसके थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना। बस यही फंडा है कि जो भी वीकर टॉपिक्स है उसकी प्रैक्टिस आपको बढ़ा देनी है। एंड अगर आपको टॉपिक वाइज अलग अलग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करना तो आप चेकलिस्ट भी सॉल्व कर सकते हो। गाइडली होता है, गाइडली की चेकलिस्ट आती है। इसके अलावा निमिषा मैम की भी चेकलिस्ट आती है, जो उनके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रीलिम्स के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, वो आप चेकलिस्ट के फॉर्म में भी कर सकते हो। जैसे आशीष अरोरा सर है, उनकी चेकलिस्ट आती है प्रीलिम्स की, वो सॉल्व कर सकते हो। गाइडली की चेकलिस्ट आती है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जैसे मान लीजिए आज आपने चेकलिस्ट सॉल्व कर ली, कल आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि टाइमर के साथ सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शनल टेस्ट दीजिए, उससे टाइम मैनेजमेंट में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। पीडीएफ जैसा मैंने बताया वो सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप क्विजेस भी दे सकते हो। जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको क्विजेस मिल जाएगी। एक क्विज में 10 to 15 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप सारे टॉपिक वाइज क्विजेस भी दे सकते हो। तो ये हो गया प्रीलिम्स के लिए। रीजनिंग के लिए भी सेम है, आपको 2-2 सेट लगाने हैं एटलीस्ट एक एक टॉपिक के। एक सेट में आपके 5 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट की, तो मैं बोलूंगी कि डेली आपको मॉक टेस्ट देना है मई एंड जून के मंथ में। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आपको अप्रैल एंड मई के मंथ में आपको डेली जो है मॉक टेस्ट देना है। जून एंड जुलाई में आपको क्या करना है, जून में भी आपको शुरू के जो 15 दिन है इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट देना है एक। आखिरी के जो 15 दिन है जून के एंड जुलाई, इसमें आपको डेली 2-2 मॉक्स देने हैं। यहाँ पर मैंने अगस्त लिख दिया है, अगस्त में तो आपका पेपर होगा। जुलाई एंड जून का जो लास्ट 15 डेज है उसमें आपको क्या करना है, डेली 2 मॉक्स देना है आपको प्रीलिम्स के। तो ये हो गई आपकी प्रीलिम्स की तैयारी। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस के लिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको 1.5 आवर्स देने ही है एटलीस्ट। एंड आपको पता है हमेशा से मैंने करंट अफेयर्स के लिए एक ही रिकमेंडेशन दिया है, जो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल भी निकला है। अभी बहुत सारे
अभी जैसे कि आपका रिजल्ट आया था IBPS पीओ एंड क्लर्क का, तो उसमें भी मुझे बहुत लोगों से पता चला कि करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल से काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था उनको। तो स्मार्ट कीड़ा का जो करंट अफेयर्स का मॉक ड्रिल है, आप उससे पढ़ सकते हो। ये वेबसाइट में क्या है कि आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएगी, आपको क्विजेस भी मिल जाएंगे, एंड इसके अलावा जो है आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी उन्होंने कवर की हुई है। करंट अफेयर्स की अलग से जो उन्होंने पीडीएफ वो निकालते हैं, मंथ वाइज, वीकली, डेली, सब उनका कंटेंट मिल जाएगा आपको करंट अफेयर्स का। एंड एक अच्छी बात ये है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि करंट अफेयर्स के क्विजेस दिया करो, तो इनकी जो क्विज है वो आप री अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा फीचर है इनका। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ लिया एंड आपको लगता है कि फिर से आपको क्विज देने की जरूरत है, तो आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हो। तो आप ये चीज को भी फॉलो कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स के लिए आप डेली 1.5 आवर्स दे देना, एंड मैंने जो बताया उसको फॉलो कर सकते हो। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बोलना चाहूंगी कि करंट अफेयर्स की जो स्ट्रैटेजी है डिटेल में, जिसमें मैंने सारे सोर्सेस एंड स्ट्रैटेजी पूरा मैंने बताया कैसे कवर करना है ताकि आपको ज्यादा टाइम तक याद रहे, वो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। एंड प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में अगर आप चाहते हो कि डिटेल में क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी अगर आपको देखनी है, तो वो भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। उनका सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप जरूर से जाकर देख लेना। तो अब बात करते हैं कि डेली करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले मेंस के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना है। 3 साल के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 2021, 2022 एंड 2023। गूगल करिए, आपको बहुत सारी जगह पर मिल जाएगा। पेपर को डाउनलोड करो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आरआरबी पीओ का भी पेपर आपको सॉल्व करना है, एंड आरआरबी क्लर्क का भी पेपर आपको सॉल्व करना है। तो 6 पेपर आपके यही हो गए। तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, मेंस के लिए आप चेकलिस्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बताया था कि आपको गाइडली का चेकलिस्ट है, ऑप्शन में आप वो सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। जो भी वेबसाइट से आपको अच्छा लगता है वो आपके ऊपर है। कोई भी 2 वेबसाइट ले लीजिए, बस एक के ऊपर आपको पूरा डिपेंड नहीं होना है। कोई भी वेबसाइट ले लीजिए, कोई 2 वेबसाइट, उसके सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बोलूंगी कि क्वांट्स के लिए 365 DI प्लेलिस्ट जरूर से देख लेना। इसमें क्या है, हर्षल सर ने जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व भी कराया है, एंड इससे क्या होगा, आपको अप्रोच भी पता चलेगी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछ चुके हैं। एंड इनका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होता है ना, बहुत ही ज़्यादा एप्ट होता है। क्योंकि मैं खुद, मुझे याद है जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसी साल मैं पेपर देकर आई थी, उसके बाद उनका एनालिसिस चालू हुआ था। तो क्वेश्चंस एकदम ज़्यादा, मतलब जो एग्जाम में पूछे उसके एकदम पास में रहते हैं। बस थोड़े बहुत नंबर्स का डिफरेंस आता है, वरना कुछ कुछ क्वेश्चन के नंबर भी वो एग्जैक्ट दे देते हैं। पता नहीं कैसे उनके पास आ जाता है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं वो। तो मेंस के लिए तो मुझे बहुत हेल्प हुई थी उनके वीडियोस से। इसके अलावा हर्षल सर हो गए, आशीष सर हो गए, कौशिक मोहंती सर हो गए। एग्जाम्स के पहले बहुत सारी प्लेलिस्ट, उनकी वीडियोस आती है। जैसे मान लीजिए आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल एरिथमेटिक वीडियोस, जिसमें वो 20-25 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं। तो ये टीचर्स की वीडियोस को भी आप रिफर कर सकते हो। ये मेंस लेवल मिक्स क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं, ये यूट्यूब वीडियोस आप देखकर अप्रोच सीख सकते हो, वहां से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो मेंस लेवल की। मान लीजिए आपने 1-2 दिन वीडियोस देख ली, अगले दिन आपने सेक्शनल टेस्ट दे दिया, उसके चौथे दिन फिर आपने मान लीजिए गाइडली या फिर कोई भी पीडीएफ आपने सॉल्व कर ली, उसके बाद आपने मॉक टेस्ट दे दिया। ऐसे ऐसे आप सोर्स को भी चेंज करते करते आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि सिर्फ मेंस मॉक टेस्ट के ऊपर आप डिपेंड होके अब नहीं दे सकते, कोई ना कोई एक एक्स्ट्रा सोर्स आपको ऐड करना ही पड़ता है। अब बात करते हैं मेंस के मॉक्स के, कितने मॉक टेस्ट आपको देने हैं। क्योंकि अप्रैल में आप रिवीजन करोगे, अपनी वीकनेसेस के ऊपर वर्क करोगे, तो मैं बोलूंगी कि हफ्ते में 1 मॉक दो, जो कि महीने का 4 मॉक होता है। अगर 4 नहीं भी दे पाते हो तो 2 मॉक दे दो। अगर आपके पास मान लो बिल्कुल टाइम नहीं है, आप अभी भी रिविजन फेज में हो, वीडियोज में आपका बहुत टाइम जा रहा है, तो 2 से 3 आप मॉक दे सकते हो मेंस का। अप्रैल में आप सबमिट करके भी दे सकते हो मॉक को। इस टाइम पे मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि टाइमर के साथ दो। अगर आप टाइमर के साथ देते हो तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आरआरबी पीओ मेंस में आपका टाइमर नहीं रहेगा, आपको खुद ही सारे सेक्शंस को टाइम को मैनेज करना होता है। वो भी कैसे करना है वो मैं बताऊंगी आपको। इसके बाद मई एंड जून के मंथ में आपको क्या करना है, वीकली 2 मेंस के मॉक आपको लगाने हैं। देखिए अभी आपके पास टाइम है, मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो मई एंड जून का मिला के आपके 16 मॉक्स होते हैं। अगेन
कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैंने भी टारगेट लेके चलती थी अपने टाइम पर कि हफ्ते में तो 2 मेंस के मॉक में देकर रहूंगी, पर क्या होता था कि हफ्ते में बाकी दिन, जैसे मान लो मैं किसी दिन बुक सॉल्व कर रही, कोई चेकलिस्ट सॉल्व कर रही हूँ, कोई वीडियोस में देख रही हूँ, तो कोई और सोर्स में रिफर कर रही हूँ, ऐसे करते करते टाइम निकल जाता था एंड हफ्ते में 2 मॉक्स कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाते थे। तो टेक इजी ऑन योर सेल्फ, इतना ज्यादा खुद को बर्डन मत फील करा लेना कि अरे हमने हफ्ते में 2 मॉक नहीं दिए तो अब क्या होगा। कोई बात नहीं, टेक इट लाइटली। आप हफ्ते में अगर आप ये मई एंड जून में मिला के अगर आप 12 मॉक्स भी देते हो तो भी काफी है। एंड एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी कि जैसे अभी कुछ कुछ वेबसाइट्स होते हैं जिसमें लास्ट ईयर के भी मेंस के मॉक्स अभी भी अवेलेबल होंगे, जैसे 2023 के मेंस के मॉक्स अवेलेबल होंगे। तो पहले पुराने वाले मॉक्स से स्टार्ट करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसके बाद आप नए वाले मॉक्स पर आना। फिर जुलाई में हफ्ते में 1 मॉक दोगे आप तो भी सफिशिएंट है, क्योंकि जुलाई के मंथ में आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि अब आपको स्पीड पे वर्क करना है। स्पीड अगर आप कम हो गई, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ की प्रीलिम्स में। पेपर इजी आता है क्योंकि। तो जुलाई में आपको वैसे भी 2 मॉक टेस्ट देने ही हैं। 2 मॉक टेस्ट देके बाकी का टाइम आप मेंस में भी दे सकते हो। तो वीकली वंस आप मेंस का मॉक दे दो। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। ट्राई टू री अटेम्प्ट मॉक्स। तो जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो उसमें क्या होता है कि कई बार हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते तो हमको पता चलता है अरे ये क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा है, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा एंड एक बार में सॉल्व नहीं हुआ। आपको खुद ब खुद आप जब पढ़ते रहोगे समझ आ जाएगा कि इसका लेवल बहुत अच्छा है। तो उन क्वेश्चंस को री अटेम्प्ट जरूर कर लेना, लिख के रख लेना एक जगह। जैसे मान लीजिए ये फलाना वेबसाइट के मॉक नंबर 2 में जो है क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वांट्स के, तो उसके क्वेश्चंस को री अटेम्प्ट करना है। जब भी आपको टाइम मिले या आपको ऐसे लगे कि मॉक्स खत्म हो गए या कोई दूसरा सोर्स हमको फॉलो करना है, तो आप उसको री अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करना। इसके बाद मॉक्स को पूरा सबमिट करके मत देना। बहुत लोग बोलते हैं, मैंने देखा है कि सिर्फ सबमिट करके दो, सिर्फ सबमिट करके दो, मत दो। आरआरबी में टाइमर के साथ दो, वरना टाइम मैनेजमेंट आप एग्जाम में जाके थोड़ी सीखोगे कि अब हम डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे ऐसे टाइम नहीं होता है ना। तो पहले से ही आप क्या करना, 1-2 अगर आप सबमिट करके देना चाहते हो तो दे दो, पर एटलीस्ट 5 से 6 मॉक आपको टाइमर के साथ देकर जाना है। इसके बाद वीकेंड का टाइम आपको यूटिलाइज करना है रिवीजन के लिए। ये नहीं कि संडे आया अब चिल करना है, नहीं करना है। आप सिर्फ 4 महीने बच्चे हैं, हाँ आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो एज कम्पेयर टू आपके वीक डेज, पर आपको ये टाइम रिवीजन के लिए यूटिलाइज करना है। क्या रिवाइज करोगे, जो भी आपने हफ्ते भर में करंट अफेयर्स पढ़ा है। अगर मान लीजिए आपने ग्रामर रूल्स पढ़े हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिए। कोई नए ट्रिक्स वगैरह सीखे हैं, नए क्वेश्चंस जो हार्ड लगे, जो भी है वो सब रिवाइज करिए। इसके बाद मैंने पहले ही बताया था आपको कि क्लर्क मेंस के मॉक से आप स्टार्ट करिए, उसके बाद आपको पीओ के मेंस के मॉक्स की तरफ मूव करना है। इसके बाद मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, अप्रैल का मंथ आपको रिवीजन एंड वीकर टॉपिक्स के ऊपर आपको यूटिलाइज करना है, क्लासेस देखनी है, स्किप्ड टॉपिक्स जो है उसको आपको देखना है। मई एंड जून के मंथ में आपको प्रैक्टिस करना है एंड यहाँ पर आपका फोकस होगा प्रीलिम्स एंड मेंस के ऊपर। इसके बाद जो जुलाई का मंथ है, अगेन आपका जो फोकस होगा वो होगा प्रीलिम्स के ऊपर, पर ये मतलब नहीं है कि आप मेंस को स्किप कर दोगे। डोंट स्किप करंट अफेयर्स, जीए का पोर्शन एंड एडिटोरियल स्किप बिल्कुल मत करना, मेरी गलती आप मत दोहराना। इसके बाद है कि करंट अफेयर्स एटलीस्ट 4 मंथ्स का जरूर पढ़िए आप। तो एक चीज मैं बोलूंगी कि कोशिश करिए कि 6 मंथ्स का जीए कवर करने के लिए, अगर 6 मंथ ज्यादा लगता है तो कोशिश करना 5 मंथ्स कवर कर ही लो, क्योंकि आप एक रिपीटर हो एंड मैं दर्द समझती हूँ रिपीटर्स का। अब आप जो है रिस्क नहीं ले सकते हो, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ 5 मंथ्स का पढ़ने की कोशिश करना। करंट अफेयर्स को स्किप मत कर देना, मतलब जैसे आज नहीं हो पाया कल पढ़ लेते हैं, ऐसा मत करना। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। तो और कौन से डाउट्स है वो मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे भी आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मेंस का मॉक इसका कैसे अटेम्प्ट करना है, टाइम डिवीजन कैसे करना है, मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।